और आपका किसके पास में हो रहा है? टैपेटम के पास में ये एंजाइम की तरह का मिथाइल ग्रुप। हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन हॉरिजन एकेडमी। माय नेम इज डॉक्टर रणंजय सिंह। आज बेटा हम नीट 2025 का जो बॉटनी सेक्शन है उसके क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। बेटा क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले ये नोट कर लेना, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो वहां पर आपको सबसे पहले प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ना है, ईच एंड एवरी ऑप्शन को पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज। बेटा आपने एक चीज देखा होगा, हमारे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में FAD से फॉर्मेशन जो होता है, FADH2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पर जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये देख लीजिए, ये ऑप्शन कहां पर आपका प्रेजेंट है तो आपको पता चल जाएगा, आपको कंफर्म हो गया इसका आंसर क्या रहेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा दिख रहा है पर बहुत इजी क्वेश्चन है। आप पढ़ेंगे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन द RNA वर्ल्ड जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, अर्थ पर लाइफ स्टेबल हो रही थी, प्रोबायोटिक सूप जो था उसमें बेटा किसका फॉर्मेशन हो रहा था? सिंपल न्यूक्लियोटाइड्स का। जब वो न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन हुआ तो सिंपल वो जुड़ने लगे। जो न्यूक्लियोटाइड थे उनमें दो टाइप की शुगर थी स्टार्टिंग में। सबसे पहले जो शुगर बनी थी वो शुगर बनी थी आपकी राइबोस शुगर। हम राइबोस शुगर को हम देखेंगे बेटा, सिंपल जैसे हम बेटा राइबोस शुगर को देखेंगे जो न्यूक्लियोटाइड में अटैच रहती है, बेटा इसको हमने फर्स्ट प्राइम बोला, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। ये हमारी पेंटोस शुगर है। ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, शुगर। इसके साथ में यदि हम नाइट्रोजन बेस को जोड़ते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना, दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसमें। नाइट्रोजन बेस को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, न्यूक्लियोसाइड। ओके बेटा। और इसके साथ में यदि हम फॉस्फेट को जोड़ देते हैं, जिसे हम फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, फॉस्फेट को जोड़ दो या फॉस्फोरिक एसिड बोलोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वो बनेगा आपका न्यूक्लियोटाइड। इस कॉन्सेप्ट पर दो क्वेश्चन आया है बेटा। यहां आप देखोगे यदि OH प्रेजेंट है तो ये शुगर कौन सी कहलाएगी, राइबोस शुगर। राइबोस शुगर। ये जो OH ग्रुप है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। कैसा करता है, न्यूक्लियोफिलिक। तो OH की वजह से, इन प्रेजेंस ऑफ OH, जो RNA है मोर रिएक्टिव होता है। कैसा बेटा, मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव होगा तो लेस स्टेबल होगा, जिससे चाहेगा उसी से रिएक्शन कर लेगा। ये जो 3 प्राइम OH है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में काम आ जाता है। किसमें, फॉस्फोडाइएस्टर में। ये फ्री रहा, यदि सिंगल स्ट्रैंड रहेगा तो ये फ्री रहेगा,
और ये हर किसी से रिएक्ट करेगा, लेस स्टेबल बना लेगा। आइए पढ़ते हैं इसे। इन द आरएनए वर्ल्ड, आरएनए इज कंसीडर द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। सिंगल स्टैंड था, जुड़ता चले गया, उससे ये जेनेटिक मटेरियल किस में बना? सबसे पहले जो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक थी। फॉर एग्जाम्पल आपके वायरसेस, उनमें ये जेनेटिक मटेरियल बना। अब उसके बाद क्या बेटा, जब सिंगल चेन है तो 2' OH तो वैसे भी फ्री है, यदि H होता तो लेस रिएक्टिव, OH फ्री है तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो लेस स्टेबल बनाएगा। आगे पढ़िए। जेनेटिक में इवॉल्व टू कैरी आउट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड आल्सो एक्ट एज ए कैटालाइस्ट। ध्यान रखिए, क्या बोला बेटा? एक्ट एज ए कैटालाइस्ट। क्या दिया है? वही मैंने आपको बताया, इसकी वजह से ये कैटालाइस्ट की तरह है। फॉर some important biochemical reaction in living system being reactive, yes, catalyst की तरह, और reactive जब भी करेगा OH है। राइबोजाइम, आप एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें ये एंजाइम की तरह काम करता है, राइबोजाइम। ध्यान रखिएगा, आरएनए इज अनस्टेबल। अनस्टेबल जब वो मोर रिएक्टिव होगा तो लेस स्टेबल होगा। बिल्कुल सही कहा है बेटा। अब स्टेटमेंट सेकंड को देखते हैं बेटा। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। यस, जब आरएनए एक स्टैंड तैयार हो गया, फिर उसमें धीरे धीरे मॉर्फोलॉजिकल चेंज आने लगे। OH हटने, OH की जगह पर H आया, डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मेशन हुआ। धीरे धीरे सुगर्स ने, जो आपके नाइट्रोजन बेस हैं, आपस में पेयरिंग स्टार्ट कर दी, एंटी पैरेलल पेयरिंग, जिससे डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। पहले सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए एंड इज ए मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। आ जाइए बेटा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब यदि मैं डीएनए के अंदर जो शुगर है उसे देखूं तो वो उसमें क्या रहेगा बेटा? डीएनए के अंदर जो शुगर है उसे यदि मैं देखूं, डीऑक्सीराइबोज शुगर, वहां पर सेकंड प्राइम पर H होगा OH की प्लेस पर। बेटा जब H होगा तो लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होगा। जब लेस रिएक्टिव होगा तो मोर स्टेबल होगा। लेस रिएक्टिव तो मोर स्टेबल होगा। देखिए क्या बोल रहा है, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए and is a more stable genetic material. Its double helical strand being complementary. Yes, 5' to 3', 3' to 5' एंटीपैरेलल है, कॉम्प्लीमेंट्री है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के माध्यम से जुड़ा हुआ है। रजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म। यस, कोई म्यूटेशन हो गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, टीटी डायमर का फॉर्मेशन हो जाता है किसमें? यूवी के द्वारा डीएनए के अंदर टीटी डायमर का फॉर्मेशन हो जाता है। उसे रिमूव करने के लिए एक एंजाइम होता है फोटोलाइज, वो रहता है, वो उसे रिमूव करेगा और डीएनए रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह हमारे अंदर, मतलब ऑल लिविंग्स के अंदर कई तरह के अपने अपने रिपेयर सिस्टम है, जिससे कि कोई म्यूटेशन होता है, कोई डीएनए में चेंज आता है तो उसको रिपेयर किया जा सके। राइट बेटा, ये बहुत ही सुंदर कहा है और दोनों ही स्टेटमेंट राइट हैं। ओके बेटा, दोनों ही स्टेटमेंट राइट हैं। देख लेते हैं
both statement 1 and 2 are correct. राइट बेटा. सेकंड देखते हैं. फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन. द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s. बेटा 80s तो होता ही है. यूकैरियोट्स में दो तरह के राइबोसोम रहते हैं बेटा, 80s एंड 70s. ये कहां रहेंगे बेटा? ये रहेंगे ER पर एंड साइटोप्लाज्म में. राइट बेटा. ये कहां रहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में रहेंगे बेटा. 80s की यूनिट क्या रहेगी? और ध्यान रखिए, प्रोकैरियोट्स में केवल 70s टाइप का रहेगा. 80s में 2 सब यूनिट होंगी, 60s प्लस 40s एस फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और स्वेडबर्ग यूनिट. ओके बेटा. जो 70s होगा वो 50s प्लस 30s होगा बेटा. अब देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है. द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s. बिल्कुल सही कहा है. राइट, बिल्कुल सही कहा है. ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट. बिल्कुल सही है. चाहे वो यूकैरियोटिक 80s है, 70s है, और चाहे प्रोकैरियोटिक 70s है. The 2 subunits of 80s ribosome are 60s, right बेटा, और 40s, while 70s are 50s और 30s. सही बोल रहा है बेटा. The 2 subunit of 80s are 60s, right है. 20s गलत है. 70s में 50s सही है. 20s रॉन्ग है. रॉन्ग कर देते हैं. The 2 subunit of 80s are as 60s और 30s. रॉन्ग बेटा. एंड 70s are 50s एंड 30s. ये इसने यहां ठीक बोला पर वो रॉन्ग है, तो इसको भी रॉन्ग कर देते हैं. ABC किस में है बेटा? राइट आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा. Given below are 2 statement. One is labeled as assertion and other R is labeled as region. Assertion में बोला गया है both wind and water pollinated flower. अब यही रुक जाइए. बात की गई है बेटा wind and water pollinated flower. both are कैसे है बेटा? विंड एंड वाटर दोनों कैसे फैक्टर हैं बेटा? एबायोटिक. कैसे बेटा? एबायोटिक. एबायोटिक फैक्टर्स में जब ये एबायोटिक फैक्टर हैं, इनके द्वारा जब पॉलिनेशन होगा तो फ्लावर के पास ऐसा क्या होना चाहिए कि पॉलिनेशन आसानी से हो जाए? एक तो बेटा इनके द्वारा पॉलिनेशन कम होता है. सबसे बड़ी बात यह है इनके अंदर पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा बनते हैं. ह्यूज अमाउंट ऑफ pollen grains are produced. ओके. दूसरा मेन पॉइंट बेटा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी. ये ह्यूज अमाउंट में क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं? कोई डायरेक्शन नहीं है. नो डायरेक्शन,
फॉर एग्जाम्पल, मेल फ्लावर इधर है, फीमेल फ्लावर इधर है, पॉलिनेशन एयर के द्वारा होना है, हवा चली इधर, तो काफी सारे तो पोलन ग्रेन इधर ही चले जाएंगे, और इधर तो आया नहीं। अब थोड़ा बहुत पोलन ग्रेन तो बचना चाहिए कि हवा कभी इधर चले तो इधर स्टिग्मा पर आपका पोलन ग्रेन जा सके, राइट बेटा? बेटा इस पॉइंट को ध्यान रखना है, पोलन पहुंचने की कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसे पानी कैसे बह रहा है? सी में है, जोस्टेरा है ना, हाइड्रिला है, इनमें पॉलिनेशन होना है, किधर है डायरेक्शन? अब पानी की दिशा इधर है, फ्लावर फीमेल फ्लावर फीमेल का जो फ्लावर है वो इधर है, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ध्यान देना है, जब डायरेक्शन सेम होगी जब पॉलिनेशन हो पाएगा। तो इसके लिए पोलन जो है, पोलन ग्रेन जो है बहुत ज्यादा होने चाहिए, जिससे कि कभी कभी पॉलिनेशन हो जाए। ध्यान रखिए, एक और जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट बेटा ये है, एक तो डायरेक्शन नहीं है, एक ह्यूज अमाउंट में है, दूसरा जो स्टाइल है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, लॉन्ग एंड विदरी स्टाइल। लॉन्ग स्टाइल होगी। लॉन्ग स्टाइल किन में मिलती है? जो पानी के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, वाटर के द्वारा, जब उनमें होगी तो पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगा। आप पढ़ लेते हैं बेटा। अब जब ये बेटा इनमें इंसेक्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कलर का कोई यूज नहीं है, स्मेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्मेल, नेक्टर और कलर पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, पर यह किसके द्वारा हो रहा है? बायोटिक फैक्टर के द्वारा। यदि बायोटिक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो वहां पर ना तो आपको नेक्टर की आवश्यकता है, ना ओडर की आवश्यकता है, ना आपको कलर की आवश्यकता है। ओके बेटा, देख लेते हैं। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल। यस, सही बोल रहा है बेटा, बहुत सही बोला है। डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, क्यों? आवश्यकता ही नहीं है भाई, ये बायोटिक है। विंड एंड वाटर जो है ये बायोटिक है, उसको तो एनॉर्मस अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में पोलन ग्रेन तैयार करना है। पढ़ लीजिए सेकंड क्या बोल रहा है? द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अब पढ़ लेते हैं। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल सही है। उसे ह्यूज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करना है? आपके पोलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल बीवरेज प्रोड्यूस बाई यीस्ट? यस बेटा, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ही क्या बनाता है? अल्कोहल। जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज कंप्लीट यूज नहीं हो रहा है, तो उसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। उस समय आप ध्यान रखिएगा, इनिशियली तो जो फॉर्मेशन हो रहा है वो डिस्टिल नहीं है, उसके बाद उसका डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है जो इवोपरेशन के द्वारा होता है। उसमें ध्यान रखिएगा, विस्की, ब्रांडी, रम का डिस्टिलेशन होगा। केवल ये है जो नॉन डिस्टिलेशन प्रोसेस से फॉर्म होती है। तो राइट आंसर इज बियर। ओके बेटा, विस्की किससे हो रही है? डिस्टिलेशन, ब्रांडी डिस्टिलेशन, रम डिस्टिलेशन। केवल बियर है जो नॉन डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, इन ए फ्लोरल फॉर्मूला एक्टिनोमॉर्फिक का दे रखा है बेटा, स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर. गलत हो गया यहीं पर, जाइगोमॉर्फिक आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. एंड ध्यान रखिए, सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस कंडीशन यहां पर दी है, स्टैंड फॉर इंफीरियर ओवरी. ये स्टेटमेंट कंप्लीट रॉन्ग है. सेकंड स्टेटमेंट, इन ए फ्लोरल फॉर्मूला साइन जो दिया स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, राइट बेटा, ऑफ द फ्लावर. एंड जो साइन दिया हुआ है स्टैंड फॉर सुपीरियर ओवरी प्लस हाइपोगाइनस कंडीशन. हाइपोगाइनस, राइट बेटा. तो देख लीजिए, फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, राइट बेटा. स्ट्रेप्टोकाइनेज produced by bacterium Streptococcus is used for. बेटा, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक्चुअल में एक प्रोटीन का नाम है प्लाज्मिन. प्रोटीन का नाम क्या है? प्लाज्मिन. तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इसको एक्टिवेट कर देता है. एक्टिवेट, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्लाज्मिन को एक्टिवेट करेगा और प्लाज्मिन आपके फाइब्रिन को डिसॉल्व कर देगी. फाइब्रिन को, जो फाइब्रिनोजन से बनती है फिर क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है, उस फाइब्रिन को डिसॉल्व कर देगा प्लाज्मिन. फिर क्या होगा? क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो आंसर डायरेक्ट है बेटा, रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल. ओके बेटा. नेक्स्ट वन, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन. बहुत सिंपल है बेटा, क्रोमोसोम नंबर Y ये हमारा स्मॉलेस्ट है और क्रोमोसोम नंबर 1 ये हमारा लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम है और सबसे लास्ट में इसको सीक्वेंस हो पाया है. ये सबसे लास्ट में इसका सीक्वेंस हुआ है. तो आंसर क्या है बेटा आपका? क्रोमोसोम नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये, इनमें आपको सोचने की आवश्यकता भी नहीं थी और ज्यादा टफ पेपर नहीं लगा मुझे. मॉडरेट है, कुछ टफ भी है और कुछ मतलब डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है. यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है तो आपको इजी लगेगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सीनेसेंस इन प्लांट. यहां पर बोल रहा है बेटा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, लीफ के अंदर से न्यूट्रिएंट को मूव कराना, वो काम है साइटोकाइनिन का, जो क्या करता है, लीफ की जो सेनेसेंस होती है, जो मतलब लीफ अर्ली टाइम में गिरने लगती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें प्लांट पे लगे रहने के लिए जो हेल्प करता है वो एंजाइम है साइटोकाइनिन. गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन द करेक्ट सीक्वेंस. बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान रखिएगा टेरिडोफाइट की जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं, मेन प्लांट बॉडी कैसी है बेटा? कैसी है? 2n है, डिप्लॉयड है और
उससे किसका फॉर्मेशन होता है? किसका फॉर्मेशन होगा? आर्किगोनियम और एंथीरिडियम का फॉर्मेशन होगा। पहले देख लेते हैं बेटा। मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, बिल्कुल बेटा सही है। इसमें हम पहला ले लेते हैं बेटा। फिर आएगा बेटा प्रोथैलस स्टेज। साइकिल में आप देखोगे उसके बाद में प्रोथैलस स्टेज का फॉर्मेशन होगा। 3 बेटा प्रोथैलस के अंदर आप देखोगे उसमें आपका फॉर्मेशन ऑफ यस ए बी ए और इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनियम। यस बेटा, लाइफ साइकिल पर थोड़ा सा ध्यान डालिएगा। फीमेल ऑर्गन और मेल ऑर्गन का फॉर्मेशन इन गैमेटोफाइट, राइट। ट्रांसफर ऑफ एंथेरिजॉइड्स, ध्यान रखिए ये आपका 3rd। ट्रांसफर ऑफ एंथेरिजॉइड टू द आर्किगोनियम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यस। ये आपका 4। और फर्टिलाइजेशन, यस। एंथेरिजॉइड आर्किगोनियम में गया, वो हैप्लॉइड बॉडी जा रही है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है आपका ये 5। देख लेते हैं बेटा ये कहां हमारा मैच कर रहा है। पहले मियोसिस हुई, हैप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन, प्रोथैलस का फॉर्मेशन, सीक्वेंस लगा लेते हैं साइकिल के अकॉर्डिंग। पहले मियोसिस, साइकिल की ओर देखिएगा। मियोसिस हुई, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, प्रोथैलस, ओके बेटा। प्रोथैलस के बाद में हमारा आएगा फॉर्मेशन ऑफ उसके ऊपर मेल फीमेल ऑर्गन, ओके। वाटर के द्वारा फीमेल ऑर्गन के पास जाना, ये स्टेज 1, स्टेज 2 और फिर पॉलिनेशन वाटर के द्वारा, ये 3rd। और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ओके। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन कंडीशन आपकी आ जाती है बेटा। ट्रांसफर ऑफ एंथेरिजॉइड टू द आर्किगोनियम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये 4th। इनका फॉर्मेशन हो गया, पॉलिनेशन 4th। उसके बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन, ओके बेटा। ये कंडीशन आपकी 5। आप देख लेते हैं किसमें है बेटा। सिंपल बी दोनों में है, ये क्रॉस हो जाएगा बेटा। अब आ जाइए, इसके बाद में सेकंड आता है प्रोथैलस स्टेज, दोनों में है, 1 एंड 2 में। 3rd है हमारा डी, आंसर हमारा बेटा वो 1 होगा। ध्यान रखिए, थोड़ा सा लाइफ साइकिल को याद रखिएगा तो आपको आसानी से आंसर याद आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन? नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए बेटा आवश्यक है हेटेरोसिस्ट का होना। हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट क्या करती है? एक सेल होती है, ये किसमें पाई जाती है बेटा? बीजीए में पाई जाती है। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया में या ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, दोनों का सेम है बेटा। उसमें क्या पाया जाता है? हेटेरोसिस्ट, और वो क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और हमारे पास में यहाँ बीजीए है, एजोटोबैक्टर, एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑक्सिलिटोरिया। बेटा ये एक ऐसा ऑप्शन है जो एल्गी है
फोटोसिंथेसिस तो करती है पर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती। राइट बेटा, तो आंसर हमारा डी होगा। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए। टोटली रॉन्ग है। कैसे, देखते हैं बेटा। पहला उन्होंने बोला है ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए। दूसरा बोला है इन्होंने आरआरएनए। टीआरएनए भी जब ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रहा है, दोनों किसमें इन्वॉल्व हैं? ट्रांसलेशन प्रोसेस। बेटा ध्यान रखिए, टीआरएनए कोडॉन्स को ले जाने का काम कर रहा है। कहां पर? एमआरएनए के पास में। टीआरएनए कोडॉन ले जा रहा है कहां पर? मैसेंजर आरएनए के पास में। उसकी ए साइड पी साइड से अटैच करता है। ओके बेटा, इनिशियली पी फिर ए साइड से अटैच करता है। आप देखेंगे क्या टीआरएनए इन्वॉल्व अटैच होता है या नहीं होता है? क्या बोल रहा है? ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरैक्ट विद एमआरएनए। भैया यहां तो इंटरैक्ट कर रहा है, ट्रांसलेशन में डायरेक्ट दिखता है, टीआरएनए जाता है अटैच होता है। राइट, यस। आरआरएनए, आरआरएनए बेटा राइबोसोम की जो यूनिट होती हैं उनके अंदर आपने साइन डायगोनल सीक्वेंस देखा होगा। साइन डायगोनल सीक्वेंस वो किसका बना होता है? वहां पर कौन इंटरेक्ट कर रहा है? आरआरएनए इंटरेक्ट कर रहा है। ये कुछ पॉइंट हैं, ये दोनों ही बेटा इंटरेक्ट करते हैं। ये भी इंटरेक्ट करता है और टीआरएनए भी इंटरेक्ट करता है। तो स्टेटमेंट 1 टोटली रॉन्ग है बेटा। दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। कहां? ट्रांसलेशन के अंदर एक कोडॉन ले जा रहा है, दूसरा साइन डायगोनल सीक्वेंस पर वहां पर साइट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। दूसरा आ जाइए, दूसरा स्टेटमेंट है आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोट्स राइट ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। करेक्ट बेटा। both statement 1 and 2 correct? No. Both statement 1 and 2 incorrect? No. Statement 1 is correct? No. Statement 1 is incorrect but second is correct. Right बेटा। इसके बाद आते हैं find the statement that is not correct with regard to the structure of monocot stem। देख लेते हैं बेटा। हाइपोडर्मिस इज पेरेन्काइमेटस, यहीं पर ही बेटा जो हाइपोडर्मिस होती है बेटा वो स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। कैसी होती है? स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। और यहां पर क्या बोल रखा है? पेरेन्काइमेटस। यहीं पर गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा? आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाइपोडर्मिस इज पेरेन्काइमेटस। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कुछ तो डायरेक्ट है, आप एक कदम भी मत चलिए और आंसर लगाइए। तो टफ तो नहीं बोलूंगा, ये डीप स्टडी की है, एक एक डायग्राम को आपने देखा है, कंसंट्रेट रहे हो क्लास में तो बायो आपको इजी लगेगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। बेटा ब्रायोफाइट की मेन बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। उसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। फिर क्या बनेगा? पहले वो सबस्ट्रेट से अटैच में है, फिर क्या हुआ? हैप्लॉइड है, माइटोसिस हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। उससे क्या हुआ? उनका आर्किगोनियम और एंथेरिजॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ, फिजन हुआ,
फर्स्ट किसका, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट एम्ब्रियो ब्रायोफाइटा में होता है, ध्यान रखिएगा। वहां से बेटा क्या हुआ, फिर कुछ सेल ने क्या किया, मियोसिस किया और स्पोर बनाया। वो स्पोर से फिर से क्या बना, मेन प्लांट बॉडी बनी। क्या देख लेते हैं बेटा, पहले पहले सबस्ट्रेट से अटैच हुआ, उसके बाद में मेन प्लांट बॉडी कैसी है बेटा, एन है। माइटोसिस हुआ, क्या बना, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट्स बने। फिर मेल फीमेल ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, मेल एंड फीमेल ऑर्गन कौन से हैं बेटा, आर्किगोनियम एंथेरिजॉइड्स। ओके, इनका फॉर्मेशन हुआ, उनके से फिर फ्यूजन हुआ। फिर ध्यान रखिए, फर्स्ट एम्ब्रियो प्लांट्स में सबसे पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ब्रायोफाइट्स में हुआ। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो से बेटा क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, उसकी कुछ सेल ने क्या किया, मियोसिस किया। मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद में ये 2n स्ट्रक्चर थी। इसके ये भी ध्यान रखना, ये n है, ये n है, ये 2n स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो क्या है, 2n है। उसके बाद में बेटा कुछ सेल ने मियोसिस किया। मियोसिस करने के बाद में क्या फॉर्मेशन हुआ, स्पोर का। स्पोर्स कैसे हैं, एन है, और फिर से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी बेटा। प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। फिजन ऑफ एंथेरिजॉइड विद एग, अभी नहीं बेटा, चलेंगे। अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम। मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइटिक है। यस, पहला नंबर मैं इसको दे दूं। उसके बाद रिडक्शनल डिवीजन, अभी नहीं बेटा। रिलीज ऑफ एंथेरिजॉइड्स इनटू वाटर। यस बेटा, रिलीज ऑफ एंथेरिजॉइड्स। एक सेकेंड, पहला था फ्यूजन ऑफ एंथेरिजॉइड विद एग, नो। रिडक्शनल डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, रिडक्शनल डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, लास्ट का है ये। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, नो। रिलीज ऑफ एंथेरिजॉइड इनटू वाटर, यस बेटा। एंथेरिजॉइड्स रिलीज इनटू वाटर, पहला BE, ये आपका सेकंड होगा। उसके बाद में फ्यूजन ऑफ एंथेरिजॉइड्स, ये आपका थर्ड होगा। या फ्यूजन हो जाएगा तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, ये आपका 4 है। फिर रिडक्शनल डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, इसको आप देखोगे तो पूरा आ जाएगा। यस, BE, BE इन दोनों में है तो इनको हटा दो। BE, उसके बाद में A, दोनों में है। A के बाद में आ जाता है बेटा D, BEAD, D का फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। यस बेटा, C कहां पर है हमारा, रिडक्शनल डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, स्पोर से ही मेन प्लांट बॉडी बनेगी, राइट। यस बेटा, ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा।
केवल आपको लाइफ साइकिल देखना है, आंसर आपका इजीली लग जाएगा बेटा। नेक्स्ट बेटा, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 बेटा। लिस्ट को आपको मिलाना है। सेंट्रोमियर हमेशा इन्वॉल्व होते हैं क्रोमोसोम को अलग करने के लिए, क्रोमेटिड्स को अलग करने के लिए। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है बेटा। सेल डिवीजन, सिलियम मोटिलिटी बेटा, कोई है क्या मोटिलिटी? सेल मूवमेंट। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है बेटा, जो कि उसका सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। ध्यान रखिए क्या करती हैं बेटा, ये सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, जिसमें प्रोटीन के आइसबर्ग तैरते हैं। यही था ना, फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइसबर्ग। ओके बेटा, ये याद रखना। तो ये बिल्कुल सही है। सेंट्रोमियर ए का देख लेते हैं सेकंड किस किस में दिया है। इनको दो को कैंसिल कर दो बेटा। सेंट्रोमियर सेकंड 2 में है, सिलियम थर्ड, बी का थर्ड सेल मूवमेंट सिलियम, सी का 1 माइटोकॉन्ड्रिया, डी का सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड। राइट बेटा। फिर मैच का आया है बेटा क्लोरोफिल। आपने ये फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, जो हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी की थी उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल का, जो क्लोरोफिल के अलग अलग मॉलिक्यूल थे उनका कलर्स आया था पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। उसमें हमने कलर क्या पाया था, क्लोरोफिल का जो कलर था बेटा वो था ब्लू ग्रीन पेपर क्रोमेटोग्राफी से। क्लोरोफिल बी का जो कलर था, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल ए और बी में हमेशा ग्रीन इन्वॉल्व होगा, ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा। ए में हमेशा ब्लू और बी में हमेशा येलो रहेगा। ओके। जैंथोफिल, इसके बाद बेटा जैंथोफिल और कैरोटिनॉइड का ध्यान रखिए। कैरोटिनॉइड और जैंथोफिल, पहले हम ये देख लेते हैं बेटा। ए का थर्ड इसमें है, बी का 1 इसमें है, सी का सेकंड, यस, जैंथोफिल येलो, कैरोटिनॉइड राइट। देखिएगा कौन सा है बेटा, ए का पहले ही 2 में ही आप लगा सकते हो। ए का थर्ड आंसर है आपका, ए का थर्ड, बी का 1, बी का 1 इसी में है, तो आपका आंसर बेटा सेकंड रहा। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, केवल 2 देखकर आप आंसर लगा सकते थे। इन द सीड ऑफ सीरियल द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, ध्यान रखिए, आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म। आप मेज का सीड देखेंगे, ध्यान रखिएगा, यहां पर जो कवरिंग है वो बेटा एल्यूरोन लेयर है। कौन सी लेयर है? एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर बेटा एक टर्म बोलता हूं जिससे आप याद रख सकते हो। आप प्लास्टिक्स में जाओगे, एल्यूरोप्लास्ट किसके बने होते हैं? ध्यान रखिए, किस मतलब कहां क्या चीज स्टोर हो रही है। ल्यूकोप्लास्ट, वहां पर क्या स्टोर हो रहा है, एल्यूरोप्लास्ट में क्या हो रहा है। तो एल्यूरो जो वर्ड है ना, वो बताता है प्रोटीन को याद करने का तरीका है। तो आपको सिंपल पूछा गया है प्रोटीन रिच, पूरा कहानी दे दिया, प्रोटीन रिच देते ही आपको एल्यूरोन लेयर बोलना था, क्योंकि वर्ड ही बोल रहा है। और वैसे आपको मैंने बता दिया आउटर कवरिंग प्रोटीन के बने होते हैं, एल्यूरोन लेयर की। नेक्स्ट बेटा, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, one is labeled as a assertion, other is labeled as a
रीजन। असर्शन ए, टिपिकल अनफर्टिलाइज एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। बिल्कुल सही कहा है बेटा। द एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसको देखते हैं बेटा, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। राइट बेटा, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखते हैं। आप बेटा ओव्यूल की स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो सैक देखते हो। एम्ब्रियो सैक बनती किससे है? एक्चुअल में बेटा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, जो न्यूसेलस की जो सेल होती हैं 2n होती हैं, न्यूसेलस की माइक्रोपाइलर एंड की जो सेल आर्किस्पोरियल सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। वो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके क्या बनाती हैं? 4 मेगास्पोर। ध्यान रखिए किस एंड की एम्ब्रियो मेगास्पोर मदर सेल थी बेटा? वो सेल थी आपकी माइक्रोपेलर एंड की, न्यूसेलस में माइक्रोपेलर एंड की तरफ जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल थी वो थी। उसने साइज बढ़ाया और डिवाइड किया, मियोसिस की 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाई। एक का डायरेक्शन होगा किधर की तरफ? चिलेजल एंड की तरफ, एक का होगा माइक्रोपेलर एंड की तरफ। ध्यान रखिए मोस्ट ऑफ द में 3 जो चिलेजल एंड की तरफ के आपके मेगास्पोर थे वो डिलीट हो जाएंगे, मतलब डिजनरेट कर जाएंगे। बचा एक, माइक्रोपेलर एंड के 3 डिलीट कर जाएंगे। ध्यान रखिए, सॉरी 3 जो माइक्रोपेलर के हैं वो डिलीट कर जाएंगे, डिजनरेट कर जाएंगे, डिलीट नहीं डिजनरेट कर जाएंगे। और जो चिलेजल एंड का है वो बचेगा। फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था माइक्रोपाइलर से, किस चीज का? मेगास्पोर का। और बचा कौन सा? चिलेजल एंड वाला। वो चिलेजल एंड का मेगास्पोर हैप्लॉइड है। अब वो साइज में बड़ा होगा और एक प्रॉपर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा। जब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो क्या होगा? उसमें जो अपना न्यूक्लियस है उसमें माइटोसिस होगा। कितना माइटोसिस? 3 माइटोसिस। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें मेगास्पोर बनने में एक मियोसिस हुआ। 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसमें, इसके ध्यान रखना। एक मियोसिस हुआ, उसके बाद मेगास्पोर बन गए। एक मेगास्पोर ने पूरी एम्ब्रियो सैक बनाई, उसमें 3 माइटोसिस हुए। मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया एक और। तो 8 न्यूक्लियस बने। कितने? 8 न्यूक्लियस। उसको देखते हैं किधर गए बेटा। बेटा और ये चिलेजल एंड है बेटा। एक सेकेंड। ये बेटा एंटीबॉडी सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई, फिलीफॉर्म एपरेटस, देख लेते हैं बेटा। माइक्रोपेलर एंड, चिलेजल एंड,
ओके बेटा, ये सिनर्जिड, ये दोनों सिनर्जिड, एक्सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ये सभी क्या है? एंटीपोडल, एंटीपोडल, ये एंटीपोडल सेल है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये न्यूक्लियाई हैं, ये बने कैसे हैं? पहला जो इसका न्यूक्लियस था उसमें एक डिवीजन हुआ, पहला था माइटोसिस हुआ, दो बने, इनमें फिर से माइटोसिस हुआ, सेकंड माइटोसिस, चार हो गए बेटा। दो उधर गए, दो इधर गए, ओके बेटा, या चार और इनमें और डिवीजन हुआ थर्ड, ये चार इधर चले जाएंगे और ये चार इधर आ जाएंगे, ओके बेटा। फिर पॉइंट याद रखिएगा, तीन ऊपर रह गए माइक्रोपाइलर की तरफ, दो न्यूक्लियस सेंटर में आ गए और तीन न्यूक्लियस इधर। फिर बेटा साइटोकाइनेसिस हुआ और यहां पर इनके सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया बेटा। किसका? सेल वॉल का। ये तो सेल का रूप ले लिया, ये तो सेल्स बन गए बेटा, ये क्या बन गए? सेल बन गए। ये अभी न्यूक्लियस फॉर्म में है, कि किस फॉर्म में है बेटा? न्यूक्लियस फॉर्म में है। ये अभी किस में है? न्यूक्लियस फॉर्म में। सेल कौन सी है? एक कंप्लीट सेल है। ये न्यूक्लियस फॉर्म में बेटा, ये कंप्लीट सेल है अभी, ध्यान रखिए। पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म में। न्यूक्लियस टोटल कितने हुए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस। सेल कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 और एक टोटल आपकी मेन सेल है। कितनी सेल हुई बेटा? 7 सेल 8 न्यूक्लियस। 8। ओके बेटा, पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा, एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। एग एपरेटस क्या है बेटा? सिनर्जिड प्लस एक्सेल। दो सिनर्जिड एक एक्सेल क्या बनाते हैं? एग एपरेटस। एग एपरेटस में पोलर न्यूक्लियाई तो आता ही नहीं है, तो यहीं पर ये बेटा रॉन्ग हो गया। क्या हो गया बेटा? ये रॉन्ग हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू, नो बेटा। बोथ ए एंड आर ट्रू, नो बेटा। ए इज ट्रू, सही है। आर इज फॉल्स, राइट बेटा। ए टाइपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो sac at maturity is 8 nucleated, राइट। 7 सेल, बहुत ही सही है। तो आंसर इज थर्ड। A specialized membranous structure in a prokaryotic cell which help in cell wall formation, DNA replication and respiration is। बेटा जब हम प्रोकैरियोट्स पढ़ते हैं तो जो सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है उससे दो स्ट्रक्चर बनती हैं। एक तो क्रोमेटोफोर, दूसरा बनता है मीजोसोम। मीजोसोम के जो फंक्शन होते हैं, एक तो सरफेस एरिया बढ़ाता है, एक एंजाइम्स रखता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए। दूसरा बेटा यही मीजोसोम रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यही मीजोसोम आपके रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं।
सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। ये मेरे पॉइंट्स याद रखना। तो आ जाइए, ए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज ए प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प इन, देखना पहला बोला है मेम्ब्रेनस, दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प इन द वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, रेस्पिरेशन। डायरेक्ट आंसर है मीजोसोम। क्रोमेटोफोर तो बेटा इसमें बैक्टीरियोविरिडिन, बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए, ये आपके मिलते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। क्रिस्टी है, क्रिस्टी कहाँ मिलेंगी बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ मिलेंगी, यूकैरियोट्स में ही मिलेंगी। तो प्रोकैरियोट्स का कौन क्या रहा, ये दो हैं, और दो में मेन जो फंक्शन है ये मीजोसोम का है। क्रोमेटोफोर का फोटोसिंथेसिस में रहेगा। आ जाइए नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन एन यूकैरियोटिक सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। देखते हैं बेटा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखते हैं बेटा। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में ध्यान रखना, पहला इंट्रॉन्स का रिमूवल होगा, ध्यान रखना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में क्या हो रहा है बेटा, HNRNA से, ये है इमेच्योर आरएनए जो डीएनए से बना है तुरंत, इससे बनेगा mRNA। mRNA में क्या ये जो बना है, तो इस ड्यूरेशन में जो चेंज आए हैं उनको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। वो चेंजेस क्या है देखते हैं। ध्यान रखिए वो चेंजेस हैं, नंबर 1 इंट्रॉन्स रिमूव, तो बचा क्या, एक्सॉन। इंट्रॉन रिमूव तो रिमेनिंग क्या बचा बेटा, एक्सॉन्स। ये एक्सॉन्स बचे, ये जोड़े जाएंगे। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद 5 प्राइम पोजीशन पर क्या लगेगा, 5 मिथाइल गुआनोसिन, मिथाइल ग्रुप का एडिशन, मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाएगा, ऐड एट 5 प्राइम पोजीशन। 5 प्राइम पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप और टेल रीजन पर ए ग्रुप, पॉली ए ग्रुप्स एट टेल, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन। तो बेटा ये 3 मॉडिफिकेशन देख लेते। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, नो, स्प्लाइसिंग से पहले नहीं भेज सकते, ओके। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, सही है। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 प्राइम एंड ऑफ द HNRNA, यस। एडिशन ऑफ एडेड इन रेजिड्यू एट 3 प्राइम एंड ऑफ HNRNA, base pairing of 2 complementary RNAs, no. BCD answer is right, okay beta. Next, what is the pattern of inheritance of polygenic trait? बेटा polygenic inheritance में होता क्या है, जब एक से ज्यादा जीन, 2 जीन, 3 जीन, 4 जीन जैसे भी है,
जब एक करेक्टर का फॉर्मेशन करते हैं, ट्रेट नहीं बोला, करेक्टर का फॉर्मेशन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे ह्यूमन की स्किन का कलर, ह्यूमन की स्किन का कलर आप देखोगे वो 2 जीन से, आपने देखा निग्रो का भी फॉर्मेशन हो रहा है और स्नो वाइट का भी फॉर्मेशन हो रहा है। किसका? निग्रो का भी और स्नो वाइट का भी। तो आपने देखा काफी सारे वेरिएशन आएंगे। वहां पर जो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस है, यहां पर 2 जीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, पर मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस से इनका जो रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो, वो वेरी कर जाएगा। राइट बेटा? जब ये मेंडल के फिनोटाइपिक रेशियो से वेरी कर रहा है तो मेंडल्स के इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करेगा। तो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न? नो। ऑटोसोमल डोमिनेंट? नो। एक्स लिंक? नो। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। ओके बेटा? ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन ए किंगडम proposed by Whittaker arrange the following in increasing order of complexity of body organization. ओके बेटा, बहुत सुंदर है। पहले बेटा हुआ क्या था? यूनिसेलुलर था, फिर सेल से सेल जुड़ी, उससे क्या बना? मल्टी सेलुलर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। ये आया था, देख लेते हैं। पहले प्रोकैरियोट विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड। यस बेटा, यस। ए, ये सी तो केवल 2 में है बेटा, ये 2 कैंसिल हो गए। इसके बाद में आता है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके बाद आएगा, आप देखिए टिश्यू लेवल कहां आ रहा है, सेलुलर लेवल कहां बढ़ना है? विथ टिश्यू ऑर्गन नो यूकैरियोट्स विथ सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ई दोनों में है, ये सेकंड दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ विद सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन फंगाई। यस, ये तीसरा है। अब बेटा हेटेरोट्रॉफ, यस, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ विद टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल, प्लांट का आ गया। 4 टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। 5 ध्यान रखिए वही सीक्वेंस फॉलो किया है, सेल, फिर सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, मैंने वही किया है। 1 ओनली सेल, सिंगल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद में 2 सेलुलर फंगस जो होते हैं, सेलुलर बॉडी। ध्यान रखिए सेलुलर बॉडी मतलब केवल सेल से सेल जुड़ी हुई। फंगस का आ जाइए, तीसरा काइटिन की फंगस, ध्यान फंगस की बात कर रहा है, वो भी सेलुलर लेवल ही है, थोड़ा सा हाइफी फॉर्मेशन हुआ है वहां पर। 4th आ जाइए टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल, प्लांट्स में पहुंच गया है। इसके बाद आ जाइए आप 5th में, ये एनिमल ऑर्गन सिस्टम लेवल, एनिमल में आ गया बेटा। तो आप देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, सी ई ए, सी ई ए, सी ई ए, और 4th है डी, डी केवल आपके इसमें है, और 5th में है बी। आंसर इज सेकंड बेटा। नेक्स्ट बेटा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? एक बीएचयू के साइंटिस्ट हुए थे बेटा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। देख लीजिए डायरेक्ट है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा फ्रॉम
BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके बेटा, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आए हैं बेटा, इंट्रोडक्शन को भी एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन को छोड़ा मत कीजिए, पढ़ा कीजिएगा। अब बेटा लिस्ट 1 को 2 से मिलाना है। हर्षे चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था, जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है वो कंफर्म करने के लिए विसिया फावा पर। तो आप हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट ऑन विसिया फावा ध्यान रखिएगा। हर्षे डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल कंफर्मेशन। ओके बेटा, यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन होती है और लूजली पैक होती है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था 1928 में किया था ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या न्यूमोनोकोकस भी बोला गया है। इसे ध्यान रखना, कभी नाम न्यूमोनोकोकस भी आ जाए तो याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या न्यूमोनोकोकस। 1928 ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, ये पॉइंट, इसमें इसने 2 तरह की इसकी कॉलोनी ली थी, एक स्मूथ और एक रफ। स्मूथ पर कैप्सूल प्रेजेंट था, रफ पर नहीं था। स्मूथ एस थर्ड, आर सेकंड। ये पॉइंट बेटा याद रखना, ग्रिफिथ का ये पॉइंट याद रखना। और हेट्रोक्रोमेटिन ये है बेटा, ए का 4th, बी का 3rd, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 1, डी का 2। तो राइट बेटा, ए का 4th, बी का 3rd, लूजली पैक, सी का 1, फ्रेडरिक ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस, हेट्रोक्रोमेटिन आपका 2nd। ओके बेटा, राइट। अब मैच कर लेते हैं बेटा। स्कूटेलम क्या है? आपने मोनोकोट्स का जब सीड देखा होगा, उसमें जो कोटालेडोन है आपने देखा होगा, मोनोकोट्स के अंदर सिंगल कोटालेडोन प्रोटेक्ट करता है आगे से। आप ध्यान रखिए, स्कूटेलम कोटालेडोन ऑफ मोनोकोट्स, राइट बेटा, साइड में बना हुआ रहता है एक नॉन एल्बुमिनस सीड। ओके बेटा, ग्राउंडनट, एपिब्लास्ट, बहुत ही सही बेटा, रूडिमेंट कोटालेडोन। साइड में मोनोकोट्स में आप देखोगे डायग्राम तो उसमें थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में एक और आपका कोटालेडोन होता है। जैसे डाइकोट्स में 2 कोटालेडोन, इसमें एक ही है और एक रिड्यूस फॉर्म में साइड में थोड़ा सा लगा रहता है। और पेरिस्पर्म क्या है बेटा? ये परसिस्टेंट न्यूसेलस है जो कि काफी सारे फ्रूट्स पर मिलता है। आगे देख लेते हैं बेटा, सीड्स पर मिलता है बेटा। ओके, आगे देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट मैच। स्कूटेलम का हमने लिया था बेटा कोटालेडोन ऑफ मोनोकॉट सीड, ए का 2nd, ये दोनों गलत हो गए बेटा। नॉन एल्बुमिनस सीड ग्राउंडनट का है, देख लेते हैं बी का 3rd, बी का नॉन एल्बुमिनस, बी का 3rd, एक ही में है बेटा, बी का 3rd, ए का 2nd, बी का 3rd, सी का 4th और डी का 1, राइट बेटा। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। ओके बेटा, ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट चेन। यस बेटा, बहुत सही है। प्रत्येक एंटीबॉडी में 2 लाइट चेन है, एक हैवी और एक लाइट चेन। द हैवी चेन एंड लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। बहुत सही है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट एन टर्मिनल बेटा,
किधर? एन टर्मिनल। किधर बेटा? एन टर्मिनल। ये रॉन्ग है बेटा। कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन आर लोकेटेड, ध्यान रखना, कांस्टेंट रीजन, यस, रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन आर लोकेटेड एट सी टर्मिनल। ओके, ये सही है बेटा। आंसर इज थर्ड, राइट बेटा, नॉट करेक्ट पूछा है। आगे आ जाते हैं बेटा। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA is possible via RNAi because of, yes बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंड RNA, RNAi से जब होता है बेटा इसका ब्रेक डाउन होता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA में कन्वर्ट होता है और फिर वो उससे बाइंड करता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री RNA होना चाहिए। किसके द्वारा हम कर रहे हैं? RNAi के द्वारा। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNAi, ध्यान रखना, वो डायस्टर से फॉर्म होता है ना, ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA, कैसे? डबल स्टैंडर्ड है, इसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता है और फिर वो जाके mRNA से बाइंड करता है। डायरेक्ट आंसर है बेटा, इसमें सोचना नहीं है। नेक्स्ट बेटा, जीन R and Y follow independent assortment if capital R, capital R, capital Y produce round yellow, R से round और Y से yellow seed, small r, small y produce wrinkle and green seed. What will be the phenotypic ratio of F2 जनरेशन? ज्यादा मत सोचना, इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस का लगा देना। उसका जो रेशियो है उसने यही क्रॉस कराया था, दो कैरेक्टर्स को लेके, दो जीन को लेके, और उसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो आया था वो था 9:3:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:2:2:4:2:2:1:1। वो जीनोटाइपिक रेशियो था। इस तरह से याद रखना थोड़ा सा बेटा, करा सकते हो, थोड़ा बड़ा है इसमें याद, ये तो बहुत नॉर्मल है बेटा, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट वन, हिस्टोन आर एनरिच्ड विद, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। डीएनए कैसा है आपका? नेगेटिवली चार्ज्ड, और हिस्टोन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टोन में वो अमीनो एसिड ज्यादा होंगे जो बेसिक होंगे। यदि हाइड्रोफोबिक इंडेक्स में देखा जाए तो मोस्ट हाइड्रोफोबिक आइसोल्यूशन होता है और मोस्ट हाइड्रोफिलिक आर्जिनिन और लाइसिन होता है। आर्जिनिन और लाइसिन मोस्ट पॉजिटिव है, तो आंसर इज आर्जिनिन एंड लाइसिन बेटा, जो मोस्ट पॉजिटिव है। मोस्ट पॉजिटिव, मोस्ट पॉजिटिव, ओके बेटा। और डीएनए आपका कैसा है? डीएनए आपका नेगेटिव है, और अपनी जो हिस्टोन है वो लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से क्या है बेटा? मोस्ट पॉजिटिव है। मैंने अभी बोला हाइड्रोफोबिक इंडेक्स में आइसोल्यूशन मोर नेगेटिव की तरफ जाता है और मोर बेसिक की तरफ, जो हाइड्रोफिलिक की तरफ जाते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन जाते हैं, जिसकी वजह से ये मोस्ट पॉजिटिव अमीनो एसिड हैं, बहुत बेसिक अमीनो एसिड हैं, और डीएनए से इनकी एफिनिटी बहुत प्रॉपर रहती है, जिससे ये न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। बाद में उससे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन, वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हिस्टोन आपके काम आती है, पैकेजिंग के काम आती है। तो जो बहुत अच्छा आंसर है इसका, हिस्टोन आर एनरिच्ड विद बहुत बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। ओके बेटा। नेक्स्ट वन, with the help of the given pedigree find out the probability for the
क्या प्रोबेबिलिटी आपको सर्च करना है? बर्थ ऑफ द चाइल्ड हैविंग नो डिजीज, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड हैविंग नो डिजीज बीइंग कैरिंग द डिजीज म्यूटेशन इन वन एलील ऑफ द जीन। आगे पढ़िए। प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड हैविंग नो डिजीज, ये पूछा है। क्या प्रोबेबिलिटी पूछी है? हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग ए कैरियर। या तो वो बेटा क्या पूछ रहा है, जो चाइल्ड है वो या तो कैरियर हो या उसमें कोई डिजीज ना हो। कैरियर भी होगा तो डिजीज शो नहीं करेगा, कैरी करेगा, और यदि वो कैरियर भी नहीं है और डिजीज भी नहीं है, हेल्दी है, तो वैसे भी वो अपना सिम्टम्स शो नहीं करेगा। तो दोनों कंडीशन में वो फिनोटिपिकली एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए। देखते हैं बेटा, यहां देखते हैं सबसे पहले, आगे देखते हैं, हैज द डिजीज म्यूटेशन इन वन एलील ऑफ द जीन। कैरियर का बताया है, कोई एक जीन कैरी कर रहा हो। जीन का जो दो पेयर हैं, दो एलील हैं, उसमें से जो दो एलील हैं उनमें से एक एलील को कैरी कर रहा हो इन एफटी जनरेशन। आ जाइए बेटा, मैं पेडिग्री को हमेशा सॉल्व करता हूं नीचे से। पहले हमें, आप नॉर्मली या पेडिग्री सॉल्व करते हो तो ये पता होना चाहिए आपकी डिजीज कौन सी है बेटा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये डिजीज डोमिनेंट नहीं है, ना तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। क्यों? यदि ये डोमिनेंट होता तो जो मदर से, जिसमें यदि एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो मदर से जीन जिसमें भी जाता तो डॉटर कोई ना कोई इसमें डिजीज शो करती, कैरियर शो नहीं करती। ओके, तो डोमिनेंट एक्स लिंक डोमिनेंट है नहीं, ऑटोसोमल डोमिनेंट है नहीं। ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें बेटा, यदि ऑटोसोमल रिसेसिव होगा तो आप मुझे बताइए कि यहां पर जो भी है ऑटोसोमल रिसेसिव में कंडीशन ये आता। इस कंडीशन में बेटा जीन दोनों कैरियर हो सकती थी, ठीक है। मान लिया फादर है, ये भी अपना कंडीशन ये आ जाती, या फिर इसकी ये आ जाती। ओके बेटा, इस कंडीशन में दोनों कैरियर हैं तो कैरियर का तो कंफर्म है, ये सो होगा। इससे यदि बेटा मैं यदि कहूं ये कंडीशन है और इसकी जो फादर है एकदम नॉर्मल दिखाया है, यहां पर इसमें नॉर्मल को डायरेक्ट दिखाया है, तो ये कंडीशन यहां नहीं होगी, यहां पर ये कंडीशन ही होगी। तो यहां पर फादर की कंडीशन देखी जाए तो ये होगा बेटा। इस कंडीशन में तो ये तो डिजीज नहीं आ सकता, इस कंडीशन में ये डिजीज नहीं आ सकता। तो ये डिजीज नहीं आ सकता तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी नहीं है, तो एक्स लिंक रिसेसिव ले लेते हैं बेटा। तो एक्स लिंक रिसेसिव के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों जीन पर होना चाहिए एक्स लिंक रिसेसिव, और फादर क्या होगा? ये कंडीशन होगी हेल्दी में, राइट बेटा। दोनों डॉटर हैं, कैरी कर रही हैं, ओके, राइट बेटा। फादर, ओके। यहां से देख लीजिएगा, यदि मैं यहां पर देखूं तो ये एक्स, राइट बेटा, इसका कंडीशन क्या है? इस पर ये गया है, राइट बेटा। यदि ये कंडीशन है, इसका भी ये रहेगा। अब बेटा इसमें यदि मैं डॉटर को बनाना चाहूं तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? एक डॉटर ये कैरी करेगी और दूसरी डॉटर ये कैरी करेगी, ये कैरियर होगी, ये डिजीज होगी। ओके, अब बेटा सन का देखा जाए, एक सन क्या होगा? डिजीज होगा और एक हेल्दी होगा,
तो 50% जो है, एक तो ये और एक ये कितने में आ रहे हैं? ये हेल्दी है सर। डॉक्टर कैरियर है, कैरियर हेल्दी। ओके बेटा, कितना हुआ ये दोनों? 1/2 या 50%? आंसर है क्या? देख लीजिएगा, ये अनअफेक्टेड दिखाए हैं, उसी के बेसिस पे ये लगाएंगे, आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा बेटा। राइट बेटा, बहुत आसान था, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। गिवन द बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन और दूसरा रीजन के तौर पर। असर्शन 1, हाँ असर्शन ए, सेल ऑफ द टैपेटम पजेस, ध्यान रखना सेल ऑफ टैपेटम पजेस dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. ओके बेटा, टैपेटम की सेल के पास में क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके पास में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म को रेगुलेट कौन कर रहा है? आपका क्रोमोसोम करेगा ना, जीन करेगा ना, जीन ही करते हैं, न्यूक्लियस ही करता है। रेगुलेटर कौन है? न्यूक्लियस है। ओके, आ जाइए, तो वो उसके पास में एक से ज्यादा है। अब यहां पढ़िए, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टैपेटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशमेंट। यस, अब फूड प्रोवाइड करना है तो एक्सप्रेशन वहां से ज्यादा होगा, वो फूड किसको प्रोवाइड करेगा? ध्यान रखिए, फूड बन कहां रहा है? फूड आपका मिडिल लेयर में बनना है, स्टोर आपका किसके पास में हो रहा है? टैपेटम के पास में हो रहा है। वो प्रोवाइड कर रहा है किसको? आपको स्पोरोजेनस टिश्यूज को, और बाद में आपको माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन को प्रोवाइड कर रहा है। तो बेटा वहां के इसके बेसिस पे पढ़ें, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टैपेटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशमेंट द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब स्पोरोजेनस टिश्यूज से जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उनका नरिशमेंट, उनके बाद माइक्रोस्पोर का नरिशमेंट और पोलन ग्रेन का नरिशमेंट कौन कर रहा है बेटा? टैपेटम की जो सेल है वो कर रही है। तो बेटा ये असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और बिल्कुल बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट बेटा, नेक्स्ट आ जाते हैं। हाउ मैनी मियोटिक, देखना पहले क्वेश्चन, इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाया था, याद कीजिएगा उसे। हाउ मैनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल? क्या हो रहा है बेटा? मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस होता है, तो 4 क्या बनते हैं बेटा? 4 बनते हैं आपके मेगास्पोर। 4 क्या बन गए बेटा? मेगास्पोर। फोर मेगास्पोर हो रहे हैं, तो ये मियोसिस हो रहा है, मियोसिस 1 एंड 2। ओके, एक ही मियोसिस है ना, 1 मियोसिस, ओनली 1। ओके, 1 एंड 2 का मतलब मियोसिस केवल एक ही है, सिंगल है। इसके बाद में माइक्रोपैलेरेंट के 3 डिजेनरेट कर गए। ओके बेटा, बच गया एक, उसने क्या किया? एम्ब्रियो सैक बनाई। अब हमारे पास न्यूक्लियस ओनली एक, इसमें 3 माइटोसिस होंगे। एक न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, 1 फर्स्ट माइटोसिस, तो 2 सेल बन गई बेटा इससे। फिर सेकेंड माइटोसिस होगा,
तो इसमें क्या होगा, 4 सेल बन गई बेटा। जब थर्ड होगा तो बेटा 8 बनेंगी, सेल नहीं बननी, 8 न्यूक्लियस बेटा, ध्यान रखिएगा। एक डिवीजन हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है क्या, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना बेटा। एम्ब्रियो सैक के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, मैं गलत वर्ड बोल गया था, सेल बन रही है, सेल नहीं न्यूक्लियस बन रहे हैं। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने एक माइटोसिस होने पर, दूसरा माइटोसिस होने पर 4 न्यूक्लियस बने, और 4 न्यूक्लियस के बाद थर्ड माइटोसिस होने पर 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। कितने बेटा, 8 न्यूक्लियस का। 8 न्यूक्लियस में आपने देखा 8 न्यूक्लियस जब हो रहे हैं, जिसमें एक एग एपरेटस बन रहा है, राइट बेटा। 3 न्यूक्लियस से क्या बना है, एग एपरेटस, जिसमें 2 सिनर्जिड हैं, एक एग है, एग और सिनर्जिड। ओके बेटा, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल सेल। इस तरह से कितने बेटा, 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस किसमें है, राइट बेटा। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। बेटा पी, बीन, बीन, ये सब क्या है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है, राइट बेटा। आंसर इज थर्ड। आ जाइए, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। फिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन, फिग फ्रूट। बेटा फिग फ्रूट होता क्या है, जो फिग का जो फ्रूट है, जो फ्रूट बना है, उसके अंदर जो फ्लावर है वो क्या है बेटा, क्लोज है, हैज एनक्लोज फिग वास्प इन इट, अंदर वो एकदम क्लोज है, उसके अंदर बहुत सारे फूल हैं, फिग वास्प उनके अंदर है, उसी में वो क्या कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है। एक फिग फ्रूट इज ए नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज एनक्लोज फिग वास्प इन इट। बिल्कुल सही है बात बेटा। नॉन वेजिटेरियन इसलिए बोल दिया गया है, वो वास्प, उसके एग उसके अंदर है, आप वो फ्रूट्स खाओगे तो वास्प को भी खाओगे, उसके एग्स को भी अंदर जाएंगे, वास्प नहीं होंगे तो एग होंगे, जिसमें उसका लाइफ साइकिल पूरा होता है, तो वो आप उसको भी तो खा रहे हो, इसलिए वो नॉन वेजिटेरियन बोल दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। सेकंड स्टेटमेंट है, फिग वास्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशन। बिल्कुल, वो उसे रहने के लिए, एग देने के लिए स्पेस दे रहा है, ओके, वो उसका पॉलिनेशन करा रहा है, दोनों का म्यूचुअल रिलेशन है, राइट। complete its life cycle in the fig fruit, and fig fruit get pollinated by fig wasp. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Both statement 1 and statement 2 are correct. बिल्कुल पूछने की बात ही नहीं है, बहुत सही है बेटा। क्या बोल रहा है सेकंड, fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as fig wasp complete its life cycle in fig fruits and fig fruit get pollinated by fig wasp. बहुत ही सही है बेटा, ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। What is the main function of spindle fiber during mitosis? बेटा ये सेल है, ये मेटाफेजिक प्लेट है, राइट बेटा। यहां सेंट्रोमियर है। इन्होंने क्या पूछा है, मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर ऊपर लगा हुआ है, उन काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर
अटैच है। ओके बेटा, ये स्पिंडल फाइबर माइटोसिस में क्रोमेटिड को अलग करेंगे, जो फ्यूचर के क्रोमोसोम है। क्या है? फ्यूचर के क्रोमोसोम है। दोनों तो यहां पर हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। हम यहां ये भी बोल सकते हैं कि ये क्रोमोसोम को अलग कर रहा है, हम यहां ये भी बोल सकते हैं कि ये क्रोमेटिड को अलग कर रहा है। ज्यादा एग्जैक्ट होता यदि क्रोमेटिड लिखा होता। देखते हैं, टू सेपरेट द क्रोमोसोम, सही है, जहां तक मान सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के क्रोमोसोम तो है ही ना। टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए, नो बेटा। टू रिपेयर डैमेज डीएनए, नो। रेगुलेट सेल ग्रोथ, नो। आंसर इज 1. What is the main function of spindle fiber during mitosis? ओके, ये रिपीट हुआ है क्या बेटा? बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम ही है। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। Which of the following is the characteristic feature of जिम्नोस्पर्म? बेटा जिम्नोस्पर्म में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है नेक्ड सीड। ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म की जो पहचान है, जिम्नो मतलब नेक्ड और स्पर्म मतलब सीड। जिम्नो मतलब नेक्ड और स्पर्म मतलब सीड। तो आप देख लीजिए कहां है बेटा, सेकंड आंसर। मैच कीजिए बेटा, ब्रायोफाइट राइट, जिम्नोस्पर्म राइट, एंजियोस्पर्म राइट और साल्विया। ओके बेटा, साल्विनिया। देख लेते हैं कौन सा है हमारा। बी का थर्ड 2 में है, ए का 4, ए का 4, बी का थर्ड 2 में है, सी का 1 एंड डी का सेकंड, सी का 1, बी का थर्ड। आंसर इज सेकंड। ए का 4, बी का थर्ड, सी का साल्विया, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जिंगोबाइलोमा है ना, मोनोटाइपिक स्पीसीज है बेटा, राइट। Who proposed the genetic code for amino acid? यहीं से पता चल जाएगा, जॉर्ज गैमो। ओके बेटा, जॉर्ज गैमो, उन्होंने जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड के लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया था। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी यहाँ पर आप और भी वैज्ञानिक देखोगे, क्रिक एंड वॉटसन ने तो आपको पता है डबल हेलिक्स मॉडल दिया, और स्टाह ने अपना एक्सपेरिमेंट अलग किया था, आपका सेमी कंजर्वेटिव। ऐसे ही सबका अपना अपना अलग है इनमें। ब्रायोफाइट द गेमी कप, बेटा ध्यान रखना, गेमी कप जो है हैप्लॉइड है, उसकी लीव्स पर निकला हुआ है, हैप्लॉइड है, जो गेमा कप बोल देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ब्रायोफाइट द गेमी कप हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो बेटा। गैमी कप जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कप होता है। गैमी कप हटा के आप अलग लगाओगे तो उससे एक अलग प्लांट तैयार हो जाएगा। जहां गैमी कप जिस पोर्शन पर गैमी कप प्रेजेंट है, वहां से एक अलग अलग प्लांट आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नो, सेक्सुअल नो, गैसियस एक्सचेंज नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा याद रखना। नेक्स्ट आ जाइए, Which of the following statement about Rubisco is true? बेटा रूबिस्को का मतलब क्या है? राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। ओके, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। इट इज एक्टिव ओनली इन द डार्क। देख लेते हैं बेटा,
ये तो गलत बात है। इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, गलत है, उल्टा लिख दिया है। इसकी हाई एफिनिटी होती है, एफिनिटी इसकी होती है, इसकी कम होती है। एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा होती है, ये भी गलत है बेटा। इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नो बेटा ये भी गलत है। इट कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन, जैसा नाम RUBP, ये 5 कार्बन है, ध्यान रखना 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? 5 कार्बन का, RUBP। राइबोलोज बिस्फॉस्फेट 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो उसका कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन कराने का काम किसका होता है? रुबिस्को का होता है। तो ये बहुत सही बोल रहा है, इट कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पढ़िएगा बेटा। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन, बहुत सही बेटा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन, बेटा बहुत सही बोल रहा है। प्रमोशन और ABA क्या करता है? इनहिबिशन करता है ना। ABA क्या करता है? इनहिबिशन। प्रमोशन के लिए तो बाकी है। ओके, टी डिफरेंशिएशन इज ए प्रीरिक्विजिट फॉर रीडिफरेंशिएशन, बहुत सही बोला गया है। ओके, अब एब्सिसिक एसिड इज ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मैंने क्या बोला इसे? इनहिबिटर, तो ये तो नहीं होगा बेटा, ये तो इनहिबिटर है ना। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, काहे को बेटा? एपिकल बर्ड, एपिकल डोमिनेंस जो है, एपिकल बर्ड का डोमिनेंस है ना, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड क्यों करेगा? एपिकल बर्ड को करेगा, तो ये भी गलत है बेटा, है ना। तो इसका आंसर ABC किस में है बेटा? आंसर इज फर्स्ट, ABC ओनली। नेक्स्ट इज विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखिएगा बेटा, सिग्मा आपका इनिशिएशन में हेल्प करता है और रो टर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो फैक्टर डायरेक्ट दिया हुआ है, रो फैक्टर। नेक्स्ट इज बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट इन्वॉल्व, ओके, नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है बेटा? हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ये तो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, एस्परजिलस नाइगर। किसमें? इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। लैक्टोबैसिलस, दही जमाते हो घर में, हाउस होल्ड। ओके बेटा, ओके। ओ हो, ये भी नहीं बेटा, ये भी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ओके, हाँ भाई, यीस्ट यूज करते हो घर में ब्रेड वगैरह बनाने में, यस, हाउस होल्ड। ओके, प्रोपिनियोबैक्टीरियम सेरेमनी, यस, हाउस होल्ड। देखिए BDE किस में है? एक सेकेंड, प्रोपिनियोबैक्टीरियम, ये भी इंडस्ट्री में, चीज इंडस्ट्री में यूज किया जाता है बेटा, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। BD किसके अंदर है? अच्छा, ओ हो, एक सेकेंड, नो, ये भी हाउस होल्ड में यूज किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड, इंडस्ट्री में कौन से यूज हो रहे हैं? ओके, दो, ये तो यार चीज में बनाने में हम घर पर भी यूज कर लेते हैं, प्रोपिनोबैक्टीरियम सेरेमनी। ओके, तो दो कौन से हैं? एस्परजिलस नाइगर और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। AC किस में है? नॉट बोलना है ना बेटा। अब करेक्ट चक्कर में कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? करेक्ट बोल रहा है, करेक्ट उसने बोला है, नॉट इन्वॉल्व बोल रहा है, नॉट इन्वॉल्व। और AC किस में है बेटा? AC केवल आपका इसमें इन्वॉल्व में है। ओके, तो इसका आंसर B होगा बेटा, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वर्हल्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये बेटा ध्यान रखना, कैरिंग कैपेसिटी K का याद रखना, DN/dt,
इज इक्वल टू आर एन वन माइनस एन अपॉन के, या तो ये लिख दीजिए, या डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। देख लीजिए किस में है ये, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। ओके बेटा, ये आपका हो जाएगा। बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में यदि आप देखना चाहो तो इसमें ध्यान रखना, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल, पीसीआर में दे रखा है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आंसर सेकंड। बेटा अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, एपिफाइट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन ए मैंगो ब्रांच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा सिस्टमेटिकली देखते हैं, एक्चुअली यहां पर थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूंगा, मैंगो प्लांट जो है वो आपके मतलब जो एपिफाइट्स हैं वो मैंगो प्लांट्स पे ग्रो तो करते हैं पर इससे कोई लॉस नहीं पहुंचाते, और ये अपनी सनलाइट लेने के लिए ऊपर ग्रो कर जाते हैं। राइट बेटा, तो हम एक चीज देखते हैं, इन सबका क्या रिलेशन है वो देखते हैं। जैसे मैं देखूंगा कॉमन्सनलिज्म में क्या रहेगा, कॉमन्सनलिज्म में बेटा होता है प्लस जीरो रिलेशन होता है, एक को कोई भी फायदा नहीं है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं है, एक को फायदा है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं है कॉमन्सनलिज्म में। बेटा म्यूचुअलिज्म में क्या है बेटा, दोनों को फायदा हो उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म, ए को भी फायदा है और बी को भी फायदा है, तो उसमें म्यूचुअलिज्म है बेटा। प्रेडेशन में क्या है बेटा, एक को फायदा है एक को नुकसान है, वो प्रेडेशन। जैसे कोई बैक्टीरिया मेरे अंदर ग्रो कर रहा है, इकोलाई है, उसको फायदा है मुझे नुकसान है। म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों को फायदा हो, लाइकेन है, एल्गी और फंगस, दोनों को एक दूसरे से फायदा है, एल्गी फूड दे रहा है, फंगस न्यूट्रिशन दे रहा है, वो म्यूचुअल रिलेशन है। अमन्सनलिज्म भाई, इसमें एक को नुकसान है और एक को कोई फायदा नहीं है, ये सबसे खतरनाक टाइप का है, जिसमें एक को कोई फायदा नहीं, जैसे दो दोस्त है, एक दूसरे का एक को उसका नुकसान करने में दोस्त का कोई मतलब नहीं है फिर भी वो नुकसान कर रहा है, इस तरह का होता है कहीं कहीं, वैसे म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। राइट, तो मेन बेटा इसमें आंसर क्या आएगा, कॉमन्सनलिज्म। मैंगो को कोई भी फायदा नहीं है, एपिफाइट्स पर ग्रो कर रहा है उसे फायदा है, तो प्लस जीरो रिलेशन, तो आंसर इज कॉमन्सनलिज्म। नेक्स्ट बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ X2। X2 का मतलब होता है X2 कंजर्वेशन। X2 कंजर्वेशन का मतलब है बेटा, ये मेरा हैबिटेट है, मेरा घर मेरा हैबिटेट है, मेरे घर से बाहर मुझे कहीं प्रोटेक्ट किया जाता है, मेरे घर से बाहर मुझे कहीं प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं X2 कंजर्वेशन। इसे देखते हैं, नेशनल पार्क में बेटा क्या है, उसके हैबिटेट में ही, नेचुरल हैबिटेट में, उसमें उसको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी वही है बेटा, ओके, और प्रोटेक्टेड एरिया में वही है कि उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर उसे प्रोटेक्ट करना। पर इन सब के अलावा एक ऐसा एरिया जो मैन मेड है या फिर उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग है, वहां प्रोटेक्ट किया है, वो है बेटा जू एंड बॉटनिकल गार्डन। यही इसका आंसर होगा बेटा, आंसर क्या है, जू एंड बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। बेटा सन से प्लांट क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं, वो हो गए बेटा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से खाना लेता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर और फिर डिकम्पोजर। यह साइकिल चलता रहता है, डिकम्पोज होने के बाद में फिर न्यूट्रिशन का साइकिल चलता है, यह साइकिल चलेगा। इस ड्यूरेशन में मेन प्राइमरी सोर्स क्या है बेटा, सन है, सन से आ रही है, लास्ट कंज्यूमर पर जा रही है, देन डिकम्पोज हो रही है। तो आपने क्या देखा,
स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। फर्स्ट सेकंड देखते हैं। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बेटा ये भी देख लेते हैं। देखिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है बेटा, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन। बेटा ये तो जो बात कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो मतलब ये जीपीपी की बात कर रहा है। बेटा इतना जो इसने बात की है वो जीपीपी की बात की है। अब जो जीपीपी हुआ उसके बाद प्लांट जो रेस्पिरेशन करता है उसके बाद जो उसका नेट वेट जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, एनपीपी आफ्टर रेस्पिरेशन के बाद में जो मैटर बचेगा। राइट बेटा, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। सिंपल बेटा, यहां से नीचे से करें या ऊपर से कर लीजिए, दोनों बहुत बढ़िया है। बेटा एलिलिन अमीनो एसिड है। मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था आइसोलेशन के बाद में एलिलिन जो होता है मोस्ट हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होता है और ये एक अमीनो एसिड है। उसके बाद बेटा एडिनोसिन, एडेनिन और एडिनोसिन और एडिनाइलिक एसिड। आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बताई थी सिंपल, 3 टर्म दिए थे मैंने। पहला मैंने आपको दिया था शुगर। क्या बेटा, शुगर कौन सी, पेंटो शुगर, पेंटो शुगर। प्लस उसके बाद में नाइट्रोजन बेस। ये दोनों क्या बनाते हैं बेटा, ये दोनों बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाए तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। अब यहां पे फॉस्फोरिक एसिड है, एसिड लगा हुआ है, एडिनाइलिक एसिड, न्यूक्लियो, ध्यान रखिए इसमें न्यूक्लियोटाइड। क्या बेटा, न्यूक्लियोटाइड। अब एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, एडेनिन नाइट्रोजन बेस। देख लेते हैं बेटा किस में जा रहा है, ए का 3, ठीक है, बी का सेकंड न्यूक्लियोटाइड, बी का सेकंड 2 में है बेटा, सी का 1, सी का 1 और डी का 4। ए का 3, बी का सेकंड, सी का 1, डी का 4। राइट बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, बेटा थोड़ा सा देखिएगा, एक वर्ड होता है होलो एंजाइम, होलोजाइम भी बोल देते हैं इसे, और इसे होलो एंजाइम बोला जाता है। क्या, होलो एंजाइम। ये किसका बना होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये बना होता है बेटा एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। अब यहां पर देखिए, ये तो प्रोटीन पार्ट रहा बेटा और ये नॉन प्रोटीन पार्ट रहा, नॉन प्रोटीन पार्ट। ये बेटा प्रोटीन पार्ट रहा। तो कौन सा बेटा आंसर, एपो एंजाइम।